लेक्चर 1 में हमने SN1 की बेसिक मैकेनिज्म की बात की, जहाँ पे हमने ये देखा कि जब कभी भी आपके पास सबस्ट्रेट कायरल हो तो जो हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, जिसमें इन्वर्जन भी देखने को मिल जाता है और रिटेंशन भी देखने को मिल जाएगा। सच फिनोमिना इज़ नॉन एज रेसिमिजेशन, पर्टिकुलरली द पार्शियल रेसिमिजेशन, जहाँ पे आपका 50-50 ना बने, ठीक है ना। और ये जो आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे, इन दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी पाया जाता है, बट सर ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक पीपीएल को राइट साइड पे रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड का एक दूसरे को कैंसिल करके जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, चीज़ हमने देख रखी थी। अच्छा, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए SN1 में दूसरा पॉइंट मैं लिख लेता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद, नंबर सेकेंड, लेट्स से रिएक्टिविटी ऑफ SN1 या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1, सर कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड कितना रिएक्टिव हो सकता है या कितना जल्दी SN1 दे सकता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो बेसिक मैकेनिज्म है वो कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा है सर, इसका मतलब ये कि जो रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड्स का होगा वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बना तो सबसे रिएक्टिव वो वाला होगा और सबसे फास्ट रिएक्शन उसमें देखने को मिलेगा। तो मैं कुल मिला के ऐसा लिख सकता हूँ दैट रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना रिएक्टिव सबस्ट्रेट, उतना ज़्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन जल्दी बनाएगा और कार्बोकेटाइन जल्दी बनाएगा तो कार्बोकेटाइन जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं। सो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, वन ऑफ द फैक्टर्स, ये पहला ही फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। अच्छा, अब इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी का जो जनरल ऑर्डर आपको देखने को मिलता है सर, वो तो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन सिर्फ इसी तरह के कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होते, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं, तो आपको सबके सब फैक्टर ध्यान में होने चाहिए। अच्छा, जीओसी इफेक्ट्स में, जीओसी के इफेक्ट्स में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट्स में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एनहांस करने वाले पॉजिटिव इफेक्ट्स, इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने वाला +I, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला +H और इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला +R, और रेजोनेंस सबसे भारी। ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी को घटाने वाले कौन से इफेक्ट, माइनस वाले, -I, -H और -R, ये इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। अगर कहीं पे +R लगा है तो +R वाला स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, कहीं पे -R लगा है तो वो घटा देगा। ठीक है ना। अच्छा, इससे भारी फैक्टर, इससे भारी एक और फैक्टर आपको देखने को मिलता है, वो है एरोमेटिसिटी। 2 रेजोनेंस उसमें आ जाता है, लेकिन एक एडिशनल फैक्टर दैट इज़ एरोमेटिसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कार्बोकेटाइन्स में ये चीज़ें पाई जा रही हैं तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन एरोमेटिक होगा, उससे कम नॉन एरोमेटिक और उससे कम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल, इतना अनस्टेबल कि बनना भी नहीं चाहता और इसके थ्रू कभी भी रिएक्शन नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि बहुत लीस्ट स्टेबल है, कभी भी बनना नहीं चाहेगा। इतना ज़्यादा एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा कि प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन में इतना ज़्यादा दे नहीं पाएंगे। सो एरोमेटिक सबसे स्टेबल, नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अच्छा, अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक जनरल आइडिया आपको दे देता हूँ इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी का, सो दैट एक अनुमान आप लगा पाओ। अदरवाइज बच्चा सिर्फ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 याद रख लेता है, उससे दिक्कत पड़ जाती है। मान लीजिए मैं क्या कर लूँ, मैं अगर इस तरीके से एक कार्बोकेटाइन बना लूँ, लेट्स से वी हैव C पॉजिटिव, देन वी हैव PH एंड PH इज़ फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। अच्छा, ये जो मैंने फिनाइल रिंग बना रखा है, यहाँ इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ अगर एक समझने के लिए। ठीक है, दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटीज़ में सबसे अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन। 2 इससे ऊपर भी होता है, इससे ऊपर आपका ट्रोपोलियम ब्रोमाइड कार्बोकेटाइन होता है सर, जो इतना स्टेबल है, एरोमेटिक भी होता है, इतना स्टेबल है कि वो सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। तो इतना उसको ऐसा मान लीजिए, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कार्बोकेटाइन बहुत कम मिली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए बनता है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल रिएक्शन के बीच में बन जाता है। अच्छा, इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटीज़ में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन ये, जिसमें कितने फिनाइल रिंग लगे हों, 3 फिनाइल रिंग, और ये 3 फिनाइल रिंग क्या करेंगे, रेजोनेंस करवाएंगे। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है सर, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज पहले इस रिंग पे घूमेगा, फिर इस रिंग पे घूमेगा, फिर इस रिंग पे घूमेगा। कुल मिला के द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हाई,
और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन, उतना स्टेबल। अच्छा, इससे कम मैं ये कर सकता हूँ कि सर एक फिनाइल रिंग को कम कर दूँ। इससे कम मैं ये कर सकता हूँ कि ये पॉजिटिव लिख के इस फिनाइल को ऐसे ही रख लूँ, इस फिनाइल को ऐसे ही रख लूँ और इसको कम करके मैं मिथाइल लगा दूँ। हाइड्रोजन ना लगा के मिथाइल लगा दूँ, क्योंकि मिथाइल लगा दिया तो प्लस H भी होगा। तो अगर मिथाइल लगा दिया, इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन दोनों ऑपरेट करेंगे और यहाँ पे रेजोनेंस और रेजोनेंस, तो कुल मिला के इसका स्टेबिलिटी इससे थोड़ा कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम रेजोनेंस था, यहाँ 2 टाइम रेजोनेंस और उसके बाद साथ में हाइपर कंजुगेशन है सिर्फ, तो इसलिए ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, इससे कम मैं कर दूँ तो क्या कर सकता हूँ सर? इससे कम करना चाहूँ तो मैं ऐसा मान के चल लो 2 फिनाइल ग्रुप रख लूँ और मिथाइल की जगह पे हाइड्रोजन लगा दूँ, वो इससे कम हो सकता है। ठीक है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे C पॉजिटिव लगा दूँ, यहाँ पे फिनाइल रख लूँ, यहाँ पे भी फिनाइल रख लूँ और यहाँ पे रख लूँ मैं हाइड्रोजन, इससे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इससे कम मैं करना चाहूँ, इससे कम मैं करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? इस फिनाइल को भी हटा सकता हूँ, सही है ना? इस फिनाइल को भी रिमूव किया जा सकता है। अब इस हिसाब से तो सर केसेस बहुत सारे बनेंगे। सामान लीजिए, अगर रिमूव करते जाएं तो इस हिसाब से तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो मोटे मोटे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो वाले में लिख देता हूँ सिर्फ, जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जिन वालों को। अच्छा, इससे कम अगर मैं कर दूँ सर, इससे कम वालों को ऐसा मान के चल लीजिए मैं फिनाइल लिख लेता हूँ और इस फिनाइल को लिखने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अच्छा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा ज़रा उस हिसाब से मुझे बताइएगा सर। उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि 2 टाइम हाइड्रोजन तो इफेक्ट नहीं लगाएगा, 1 टाइम सिर्फ रेजोनेंस, 1 टाइम सिर्फ रेजोनेंस। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक फिनाइल रख दूं और इसकी जगह पे हाइड्रोजन ना करके मिथाइल कर दूं और हाइड्रोजन ना करके मिथाइल कर दूं, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्या हाइपर कंजुगेशन 2 टाइम चल रहा है? मैं सिर्फ आइडिया दिखाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज ये रट के याद नहीं रहता है। आपको एक आइडिया लगाना है कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा एरोमेटिक होगा या थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, इसमें डिस्पर्सल थोड़ा ज़्यादा है, इफेक्ट्स लगा के। अच्छा, इससे कम वाला कि अगर मैं फिनाइल हटा दूँ और यहाँ हाइड्रोजन रख दूँ, इसको हम पढ़ते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन। लेकिन सर बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डब्बे में लिखूंगा कि आप यहाँ पे हटा के मिथाइल लगा दो। अब यहाँ पे हटा के अगर मैं मिथाइल लगा दूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये CH3 इसको पढ़ते हैं टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये 11th में भी पढ़ता है बच्चा, जब 3 डिग्री पढ़ता है ना, वो 3 डिग्री में पहला एग्जाम्पल ये पढ़ता है। दिस इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। हालांकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इससे कम वाला अगर मैं कर दूँ ना, इससे कम वाला आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये फिनाइल रिंग और ये कार्बन बिल्कुल सेम जैसा था, अगले वालों को हटा के सिर्फ हाइड्रोजन लिख दो, तो हाइड्रोजन लिख दूँ तो मैं ऐसा लिख दूँगा CH2। इसको पढ़ते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसमें रेजोनेंस है, लेकिन सर इस वाले में हाइपर कंजुगेशन, 3 6 3 9, इधर से 3 इधर से 3 इधर से 9 टाइम हाइपर कंजुगेशन, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और ये इस वाले पे ज़्यादा भारी है। ये 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस पे ज़्यादा भारी है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा, बेंजाइलिक से कम अगर आप लेके चलोगे तो बेंजाइलिक से कम वाला आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक। कौन सा वाला? जहाँ पॉजिटिव चार्ज को डबल बॉन्ड कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज कर दे। मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा सर? ये डबल बॉन्ड इसको कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। अगर आपके किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड होना है, उस पे नहीं होना चाहिए, उस पे उसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड होना, और उसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड है तो कंजुगेट करके स्टेबलाइज कर देगा। इसको हम पढ़ लेते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। और यहीं पे पॉजिटिव हटा के एक्स लगा दूं तो एलाइलिक हैलाइड, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कैटेगरीज में, ठीक है। अच्छा, इससे कम स्टेबिलिटी में आपका आ जाएगा 2 डिग्री वाला, जनरल जो 2 डिग्री वाला आपका होता है कि इसको हटा के हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं मैं CH3 और यहाँ पे H और पॉजिटिव। इसको हम पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल। ये 3 आपने लास्ट टाइम पढ़े हैं, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल और इथाइल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, मिथ इथ प्रोप, आइसोप्रोपाइल, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, टर्ट ब्यूटाइल। सो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अच्छा, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन ये 2 डिग्री का हो गया। ये कौन सा डिग्री का था? 3 डिग्री का। ये कौन सा डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे कम वाला डिग्री कौन सा? इससे कम आ गया, हाँ 1 डिग्री का, दैट इज इथाइल कार्बोकेटाइन, सिंपली CH3 CH2 पॉजिटिव, इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इससे कम मिथाइल कार्बोकेटाइन, सिंपली CH3 पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ तक
अब जो SN1 रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं सर, वो SN1 रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और ये SN1 सिर्फ आपका ऑपरेट करता है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये ध्यान में रखिएगा, इन कार्बोकेटाइंस तक SN1 ऑपरेट करता है, सिर्फ इन कार्बोकेटाइन तक, सॉरी ये 1 डिग्री का है ना, नॉट 1 डिग्री, अप टू 2 डिग्री, अप टू 2 डिग्री, सिर्फ इन कार्बोकेटाइन तक SN1 ऑपरेट करता है, यहाँ तक SN1 होगा। इसके बाद वालों में किसी में भी SN1 नहीं होता, ना ही 1 डिग्री वाले में, ना ही मिथाइल का, क्योंकि इतने कम स्टेबल हैं कि बनना नहीं चाहेंगे। और जो आपका SN1 का रिएक्टिविटी है वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि बीच में हमने देखा था पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। अच्छा, इससे कम और सबसे कम स्टेबिलिटी में 2 कार्बोकेटाइन पाए जाते हैं। पहले वाले को पढ़ते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन, जब आपका डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे या डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे हो उसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड हो तो बहुत स्टेबल, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे हो उसके साथ ही अगर डबल बॉन्ड हो तो ये बहुत अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल। इसको पढ़ते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और इससे कम और सबसे लीस्ट स्टेबल कि अगर आपका फिनाइल रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम पढ़ लेते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल कार्बोकेटाइन। ये सबसे कम स्टेबल, ये कभी भी बनना नहीं चाहता, और कभी भी ऐसा मान लीजिए कि बेंजीन के साथ कभी भी अगर आपका Br जुड़ा हो वो SN1 देना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर मैं उस Br को हटा दूं तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, और कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का होगा, और ये कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा स्टेबल नहीं होगा। तो फिनाइल कार्बोकेटाइन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब जो बेंजीन के साथ लगे हुए हेलोजन है वो हटना नहीं चाहेंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू तो कभी भी हटना नहीं चाहेंगे, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक SN1 होगा, इसके बाद SN1 की संभावना बिल्कुल घट जाती है। इसके बाद SN1 की जो पॉसिबिलिटी है वो निग्लिजिबल, ना ही आपका 1 डिग्री वाला SN1 देगा, 1 डिग्री वाले में SN1 नहीं होगा, ना ही इसके बाद मिथाइल कार्बोकेटाइन SN1 देगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन में कोई SN1 नहीं होगा, ना ही विनाइल में होगा और ना ही फिनाइल में होगा, ना ही विनाइल में और ना ही फिनाइल में, ठीक है। सो किस पे डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी SN1 का? सर इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 2 जनरल ऑर्डर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपको पता है दैट द जनरल ऑर्डर इज 3 डिग्री देन, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। मान लीजिए इसको ध्यान में रखते हुए एक सवाल बना देता हूँ। अगर मैं आपको ये बता दूं कि विच वन विल गिव फास्ट SN1, मैं 4 सबस्ट्रेट लिख देता हूँ, आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जल्दी SN1 कौन देगा, ठीक है। इजी कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले वाला ओके। अच्छा सर, अभी तो कोई एरोमेटिसिटी देखने को नहीं मिल रहा मेरे को, कुछ हाइपर कंजुगेशन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक फिलहाल, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहली नज़र डिग्री पे मारूंगा, सबसे पहली नज़र डिग्री। हाँ, जब डिग्री मैच कर जाए कहीं पे फिर मैं दूसरा इफेक्ट देखूंगा कि इसके अलावा कौन सा इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ज़रा बताइए, इसका डिग्री देखूंगा अगर मैं, तो डिग्री के हिसाब से ये कौन सा आएगा, 1 डिग्री का, सही है ना। हेलोजन जिस कार्बन पे किस कार्बन के साथ जुड़ा है वो फर्दर सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है, 1 डिग्री। ये कितना डिग्री का, जहाँ Br जुड़ा है वो 2 ब्रांचेस में है, फर्दर 2 डिग्री का है, ठीक है। ये कौन सा डिग्री का, 3 डिग्री का है ना, जहाँ ये जुड़ रखा है वो फर्दर 3 में 3 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ये वाला फिर से 2 डिग्री का, जहाँ Br जुड़ा है वो फर्दर सिर्फ 2 ही ब्रांचेस में है, 2 डिग्री का, ओके। अच्छा, अब अगर तो एक ही ऑप्शन टिक करना होता फिर तो मैं तीसरे पे टिक कर लेता, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वाले में कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनता, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनता है, और 3 डिग्री वाला सबसे स्टेबल, जल्दी बनना चाहेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहता, अगर मैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना चाहता, ठीक है, तो अगर मैं इसका करेक्ट ऑर्डर लिखता, सब फिर ये बात तो सही है कि तीसरा सबसे पहले आ जाता, अब फिर फंसते हम 2 में, फिर कहाँ पे, दूसरे वाले और चौथे वाले में। और आपको एक और चीज़ ये ध्यान में होनी चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए कि जहाँ भी कार्बोकेटाइन बना, जब कभी भी, ये ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना है समझ, जब कभी भी कार्बोकेटाइन बना, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज होना चाहेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अगर अपने डिग्री को बढ़ा सकते हो तो बढ़ाना चाहेगा, हमेशा ऐसा होगा। अगर अपने डिग्री को बढ़ाना चाहे तो हमेशा डिग्री को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। ज़रा मुझे बताइए, ये जो Br आपका था, पहले स्टेप में आपको इसको हटाना है,
हटा दिया मैंने, कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? 2 डिग्री का। सही है ना? देखो अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ तो ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। सर इस 2 डिग्री के कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ से यहाँ भी लेके जाऊँ तब भी ये 2 डिग्री है, तो कोई फायदा नहीं इसको यहाँ से लेने का, एनर्जी लगनी है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं Br को हटा दूँ और इस Br को हटाने के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आपका जनरेट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, और बिल्कुल शिफ्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से हाइड्राइड को शिफ्ट कर दूँगा। जैसे ही मैंने हाइड्राइड को शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। बताइए कौन से डिग्री का बन गया? 3 डिग्री का। कौन सा डिग्री का? 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा। यहाँ पे पॉजिटिव था, अब ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो कौन से डिग्री का हो गया? 3 डिग्री का, ठीक है ना? अब बच्चा ऐसा सोचे, सर ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री, फिर मैं कैसे कंपैरिजन करूँ? फिर आपको देखना है इंस्टेंट 3 डिग्री कौन सा। ये तो आपने बनाया, ये पहले से ही 3 डिग्री था। एक को आपने बनाया, थोड़ा सा एनर्जी देके, उसमें टाइम लगना है, ये पहले से ही 3 डिग्री था। इंस्टेंट 3 डिग्री आपको क्या करना है? इंस्टेंट 3 डिग्री देखना है। इंस्टेंट 3 डिग्री ये वाला है, तो इसका मतलब ये सबसे स्टेबल, सबसे रिएक्टिव। उसके बाद नंबर 4 वाला जो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद 2 वाला, और उससे कम फर्स्ट वाला। ये बन जाएगा इसका करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर या करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। वही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी होगा टुवर्ड्स SN1 में, ठीक है जी। एक और मैं लिख लेता हूँ, ज़रा ये बता दीजिए। सेम SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके ठीक है। अच्छा सबसे फास्ट कौन लग रहा है? डिग्री देख के चलेंगे फिर से, और तो कुछ नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है ना? डिग्री देख के चलेंगे। बताइए पहले वाले कौन सा डिग्री का? 2 डिग्री का। और दूसरा वाला Br जिसके साथ जुड़ा है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, 3 डिग्री का। ये वाला 1 डिग्री का, डायरेक्टली 1 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। ये वाला फिर से 2 डिग्री का, ये वाला फिर से 2 डिग्री का। अच्छा सबसे फास्ट कौन सा देगा? 3 डिग्री वाला। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर 2 होगा। अच्छा अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, सर ऑर्डर में सबसे पहले दूसरा बैठेगा, उसके बाद पहला और चौथा बिल्कुल सेम है। ये दोनों आपस में सेम है, ये आपस में होमोमर्स हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी भी तरह का आइसोमेरिक रिलेशन नहीं है। सर इसको थोड़ा सा इधर घुमा लो, ये सेम है। इनको हम पढ़ते हैं आइडेंटिकल या होमोमर्स। होमोमर्स भी पढ़ते हैं इनको, होमोमर्स। आइडेंटिकल सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी तरह का डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? इनको हम होमोमर्स पढ़ते हैं। इनमें सेम सेम, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, एक ही तो था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सबसे ये दोनों इक्वल, और उसके बाद कौन सा जगह? लास्ट वाला। क्या ऑर्डर बनेगा? सबसे पहले दूसरा, उसके बाद ये जो चौथा और ये जो दूसरा है, पहला है, ये इक्वल होंगे, और उससे कम कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। ये बन जाएगा जिसका करेक्ट SN1 ऑर्डर, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए एक और चीज़ इसे मैं रिएक्टिविटी में सिखा दे रहा हूँ, सवाल लिखता हूँ, सवाल में रिएक्टिविटी में सिखा देता हूँ, ठीक है। सेम SN1 रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 4 ऑप्शंस। ठीक, ये लिख दिया मैंने 4। अच्छा सर डिग्री सब में सेम, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन क्या बदल रहा है? हेलोजन बदल रहा है। क्या बदल? इस नीट 2024 में सवाल था इस पर, ठीक है। बस SN1 में लिखा था, SN2 लिखा था, सवाल सेम था। अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा हेलोजन आपने बदल दिया, अब सर सब में 2 डिग्री बनना है। अब डिपेंड करता है 2 डिग्री फास्ट किस में बने, 2 डिग्री फास्ट किस में बने। अच्छा स्टार्टिंग में जब मैंने नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ाया था तो आपको ये आइडिया हो गया था सर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई, सही है। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगा, और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ लोएस्ट, ठीक, वीक बॉन्ड होगा।
इसका मतलब ये कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा और अगर कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा तो कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी इसमें जनरेट होगा। अगर कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी इसमें जनरेट होगा तो सबसे फास्ट ये रिएक्ट करेगा, सबसे फास्ट ये रिएक्ट। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी को एक और चीज़ भी दर्शाती है और वो है आपका हेलोजन कौन से टाइप का लगा हुआ है उस पर। इसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस वाले लिविंग, ये सबके सब लिविंग ग्रुप हैं, सबके सब एलजी, सबके सबने भागना है और किस फॉर्म में भागना है, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, न्यूक्लियर फ्यूज की फॉर्म में। जो सबसे जल्दी भागे, जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा सबसे जल्दी भागेगा, दैट इज नोन एज बेस्ट लिविंग ग्रुप। वो सबसे अच्छा एलजी, वो सबसे अच्छा, ये सबसे बेस्ट एलजी और ये सबसे गंदा एलजी, ये भागना नहीं चाहता, जल्दी भागना नहीं चाहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ दैट रिएक्टिविटी ऑफ SN1, नॉट ओनली SN1, SN2 में भी सेम ही है, ये फैक्टर SN2 में भी सेम ही है। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। कौन सा ग्रुप कितना जल्दी भाग सकता है, कितना लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है, वो भी रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। और बताइए इन सब में से सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा? आई नेगेटिव इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, उससे कम बी आर नेगेटिव, उससे कम सी एल नेगेटिव और उससे कम एफ नेगेटिव, ठीक है जी। सो आई नेगेटिव इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, आई नेगेटिव इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसके दो कारण, एक कारण तो ये कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक था और दूसरा कारण ये सर जब ये भागेगा नेगेटिव को लेके भागेगा, अब आयोडीन का साइज़ बहुत ज़्यादा है और साइज़ ज़्यादा होने के कारण ये इस नेगेटिव को स्टेबल करके रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उतनी रिपल्शन नहीं होगी। लेकिन फ्लोरीन जब इस नेगेटिव को लेके भागेगा, फ्लोरीन का साइज़ पहले ही बहुत कम है और ऊपर से नेगेटिव लेके भाग रहा है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, ये थोड़ा कम स्टेबल है और ये थोड़ा ज़्यादा, इसलिए जल्दी भागना चाह रहा है। इसके दो कारण, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जब ये भागेगा भागने के बाद भी स्टेबल है, भागने के बाद भी स्टेबल है बाकियों की तुलना में, इसलिए आई नेगेटिव ज़्यादा बढ़िया लिविंग ग्रुप। हाँ, इससे भी बढ़िया लिविंग ग्रुप आपको मिल सकते हैं। अच्छा जनरली वो एनसीईआरटी पे लिखे नहीं है तो टच भी नहीं करेगा, जनरल मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी पे लिखे नहीं है, टच भी नहीं करेगा, लेकिन मैं एक दो नाम लिख लेता हूँ फिर भी कि कहीं ना कहीं बच्चे को आइडिया हो। जैसे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ OTS, ओ टोसाइलेट पढ़ते हैं इसको, OBS, ओ ब्रोसाइलेट पढ़ते हैं इसको, या मैं इससे इजी काम करता हूँ। एक इससे इजी काम ये सर, जब कभी भी लिविंग ग्रुप हटेगा, लेकिन क्योंकि हम SN1 में सिर्फ हेलोजन लिख रहे हैं तो हम सिर्फ हेलोजन्स को ही लेके चलेंगे, इनको ध्यान में नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ये लिविंग ग्रुप इससे भी बढ़िया, ऐसा इसलिए क्योंकि इन पे जब नेगेटिव चार्ज आता है ना, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करता है। क्या करेगा? देखिए यहाँ पे तो रेजोनेंस का कोई चक्कर ही नहीं था, लेकिन अगर कभी आपके पास ऐसा हो गया जैसे मान लो कोई सल्फोक्साइड की फॉर्म में हट रहा है, तो सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं और नेगेटिव चार्ज साथ में आ रहा है, वो रेजोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? जब कभी भी लिविंग ग्रुप हटे और हटे नेगेटिव चार्ज के साथ और वो नेगेटिव चार्ज कहीं रेजोनेट कर सकता है, तो वो सबसे बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि उस नेगेटिव को स्टेबल कर देगा, नेगेटिव को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी, कौन कितना बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये डिपेंड करता है कि उसके नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, उसके नेगेटिव चार्ज को कितना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, ये चीज़ भी डिसाइड करती है। तो ये आ जाएगा आपका रिएक्टिविटी SN1 का। सो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे या अल्काइल हैलाइड के टाइप पे, कि अल्काइल हैलाइड कैसा था। वो अल्काइल हैलाइड जो आपने बनाने ना, वो बिल्कुल सेम है। जहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगाया, इसको हटा के Br, हटा के Br, हटा के Br, हटा, क्योंकि उसको ही हटा के तो ये बन रहा है, उसको हटा के तो बीच में ये बन रहा है, ठीक है। सो ये डिसाइड करेगा आपका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है, और यही डिसाइड करता है रिएक्टिविटी। और दूसरा फैक्टर कौन सा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप, उसका स्टेबिलिटी उतना अच्छा और वो उतना जल्दी रिएक्टिविटी शो कर सकता है, सबस्ट्रेट उतना जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब काइनेटिक्स के साथ मैं इसको जोड़ूंगा, आपने चीज़ पहले भी देख रखी है। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके रेट इक्वेशन की, दैट इज काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ SN1, काइनेटिक्स ऑफ SN1। जरा मुझे बताइए, SN1 एक कॉम्प्लेक्स सेक्शन था। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स सेक्शन आपका था, इस कॉम्प्लेक्स सेक्शन में दो स्टेप्स थे, और कॉम्प्लेक्स सेक्शंस में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो कौन सा था? पहला वाला, यहाँ पे पहला दिख रहा था, स्लोएस्ट स्टेप दिख रहा था। इसका मतलब पूरी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्लो स्टेप पे। और जब मैं इसके लिए रेट इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? R इज इक्वल टू K एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अदरवाइज रिएक्शन में कितनी चीज़ें, ये ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपको रिएक्शन में दो चीज़ें मिलेंगी हमेशा, एक तो न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट, एक न्यूक्लियोफाइल और एक, लेकिन SN1 का रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पे। अब देखिए इसके दो कारण हैं, इसके दो कारण हैं सर। एक कारण तो ये कि जब आपका पहला स्टेप हुआ
पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब मुझे बताइए जब दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, चाहे ये न्यूक्लियोफाइल वीक हो चाहे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। क्यों? क्योंकि सर जिस न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करने वाला था, जो इसको रेपेल कर सकता था, वो पहले ही हट चुका है। जो इसको रिपल्शन दे सकता था, जो इसको कंपटीशन दे सकता था, ये लिविंग ग्रुप, ये आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, वो पहले ही हट चुका था। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रिपल्शन करने वाला कोई नहीं है। रिपल्शन करने वाला, अच्छा अब मान लो मैं ऐसा बोल दूं आपको कि ये एक्स ऐसे ही था और ये नहीं हट रहा और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाह रहा है, तो क्या कोई चांस है कि यहाँ से अटैक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ से कोई चांस नहीं अटैक होने का। फिर कहाँ से सिर्फ अटैक होने के चांस? बैक साइड से, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड से चांस होंगे। फिर इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे इस एक्स से खतरनाक न्यूक्लियोफाइल चाहिए अपने को। अगर एक्स से खतरनाक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, उस टाइम पे नहीं हट पाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कोई डिसाइड कर रहा है रिएक्शन को? नहीं सर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, ये आके अटैक करेगा। ये सब जो कार्बोकेटाइन बना, इस कार्बोकेटाइन में एज सच रेपेल करने वाला कोई नहीं होगा। अबो दी फेस पे कोई भी नहीं है और बिलो दी फेस पे भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्स को ना हटाऊं, फिर आप ये देखोगे कि अबो दी प्लेन अटैक नहीं हो पाएगा। फिर अबो दी प्लेन अटैक, सर इसका मतलब रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट होगा। रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के, सो काइनेटिक्स ऑफ SN1 में मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू के एंड सबस्ट्रेट ओनली। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट पे। R इज इक्वल टू के एंड सबस्ट्रेट ओनली। सो दैट मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट न्यूक्लियोफाइल के इंडिपेंडेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं। अब न्यूक्लियोफाइल की कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लें, 10 टाइम बढ़ा दें, 20 टाइम बढ़ा दें, रेट पे असर नहीं पड़ेगा। या रेट को डिसाइड सिर्फ सबस्ट्रेट कर रहा है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, क्योंकि सबस्ट्रेट से आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू के एंड कार्बोकेटाइन। सेम बात, सबस्ट्रेट से कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। अब मुझे बताइए किसके इंडिपेंडेंट है? न्यूक्लियोफाइल के। अब ये जो आपका सबस्ट्रेट था ना, जो हमने SN1 में सबस्ट्रेट देखा था, जनरल रिएक्शन हमने देखा, देखिए ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था। सर जब ये न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन आपको ये पता है कि इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी है। लेकिन फिर हम इसको अगर रखना चाहें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में रखना चाहें, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर करके रखते हैं। दो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, लेकिन इसको हम इलेक्ट्रोफाइल में कैटेगराइज करके रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल जिधर भी अटैक करे वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो क्या होता है? तो अगर मैं मोटी कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करना चाहूँ तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में कवर हो जाएगा ये, ठीक है। सो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज R इज इक्वल टू के एंड इलेक्ट्रोफाइल। R इज इक्वल टू के एंड इलेक्ट्रो, ये ध्यान में रखना, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखना, किसी भी तरीके से दे सकता है। R इज इक्वल टू के एंड इलेक्ट्रोफाइल, और किसके इंडिपेंडेंट है? न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका SN1 है वो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा प्रेफर करेगा, वीक। कौन से न्यूक्लियोफाइल? वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। सो इट इज़ गिवन बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। और वीक न्यूक्लियोफाइल्स में मेजोरिटी में जो नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो H2O है, वो H2O है मेजोरिटी। सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस? सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आ गया इसका काइनेटिक्स। अच्छा इस काइनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल लिख दूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कितने स्टेप्स में रिएक्शन? 2 स्टेप्स में रिएक्शन। कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में रिएक्शन था, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अच्छा 2 स्टेप्स में रिएक्शन था, तो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस या एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैंने एनर्जी लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अच्छा आप देखिएगा, आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट ये लिख लिया मैंने, सबस्ट्रेट इसका कुछ ना कुछ एनर्जी ऑलरेडी था। अच्छा ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट आपके पास था दैट इज C R R R और X, यही था सबस्ट्रेट। पहला स्टेप हुआ, एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा लगा, और एक्टिवेशन ज़्यादा लगने के कारण आपने ये देखा कि इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ रहा है, तब जाके ये क्या बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होगा, वो जो मैंने पहला दिखाया था आपको, ये जो पहला स्टेप था ना, मैंने कल भी कहा था, ये जो पहला स्टेप आपका था जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसमें जब ट्रांजिशन स्टेट 1 बनेगा, सर ट्रांजिशन स्टेट 1 में ये तो इंटरमीडिएट है,
ट्रांजिशन स्टेट 1 में ये होगा कि आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट फैक्ट्री है जहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटे नए बने। सर जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो मैं इसको पार्शल से दिखाऊंगा, किससे दिखाऊंगा, पार्शल से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये वीक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड वीक हो गया, उसमें ऐसा लिख दूंगा CR ये टूटना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब ट्रांजिशन स्टेट 1 क्रॉस हुआ ये टूट गया, और टूटने के बाद क्या बना दिया, इंटरमीडिएट। टूटने के बाद क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। टूटने के बाद हो गया जी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, ठीक है जी। टूटने के बाद इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इंटरमीडिएट बना दिया यहाँ से आगे मैं यहाँ पे बन गया इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट कौन सा था आपका, कार्बोकेटाइन, CR, ये बन गया इंटरमीडिएट। अच्छा, फिर इस इंटरमीडिएट के बाद क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने लग गया, फिर ये कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से R, और इस पे आके कौन पार्शली जुड़ना चाह रहा है, या तो बिलो द प्लेन से या तो अबव द प्लेन, कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये क्या बन गया आपका, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। अच्छा, फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड क्रॉस हुआ, फिर आपने देखा कि आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें इन्वर्जन भी मिलेगा और रिटेंशन भी मिलेगा, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं लिख लेता हूँ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। हाँ, मान लीजिए जनरली मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि रिएक्शन को एक्सो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एक्सो वाले में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, उस तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ कि नीचे हो जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन अगर सवाल में मेंशन किया हो कि एंडो के लिए बनाइए, फिर आपको पता है थोड़ा ऊपर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका आएगा एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, पहले स्टेप का। अच्छा, ये कार्बोकेटाइन से ट्रांजिशन स्टेट सेकंड जो आपने बनाना था, इसके लिए आपको जो एनर्जी लग रहा है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड। E2 बताओ कौन सा ज़्यादा है, E1 ज़्यादा है और E2 कम है, और ये जो E1 ज़्यादा है, तो दैट इज़ वाई दिस फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट, दिस फर्स्ट स्टेप इज क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये एनर्जी प्रोफाइल ध्यान में रखना, ये अभी तक नीट में नहीं पूछा है, SN1 का एनर्जी प्रोफाइल अभी तक नीट में टच नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसको पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा, 4 ऑप्शन देके, तो बताइए कौन सा वाला SN1 का था, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे किसकी जानकारी, SN1 रिएक्शंस की जानकारी, ठीक है जी। अच्छा, मैं कम कर लेता हूँ इसमें जो SN1 के सवाल हैं, SN1 के रिलेटेड जो सवाल है आप मुझे बताइए, वो सॉल्व कर लेते हैं। SN2 के बाद में लेटर ऑन कर लेंगे हम, जब SN2 देख लेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। पहला बोलता है कि अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कल ही किया था हमने, कल ही किया था, और मैं पर्टिकुलरली कल जो एग्जांपल मैंने लिया था, अगर आप पर्टिकुलरली उस एग्जांपल को मुझे बताओगे वापस से, हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया था, उस अल्काइल हैलाइड में जब हमने SN1 करवाया, तो SN1 करवाने के बाद मैंने 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया था और प्रोडक्ट बना था +-2 ब्यूटेनोल। और ये प्लस माइनस क्यों लगा था, क्योंकि सर दोनों फॉर्म्स मिल रहे थे, एक प्लस कन्फिग्रेशन वाला भी और माइनस कन्फिग्रेशन, कुल मिला के एनेंशियोमर्स, सही है ना, दोनों फॉर्म जब मिले रेसिमिक मिक्सचर एनेंशियोमर्स बन रहा था। बताइए कौन से टाइप का रिएक्शन था ये, हम जो पढ़ रहे हैं वही होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम जो पढ़ रहे हैं वही होगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा टाइप का, सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शन, ओके। कहते जी फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके बताने कौन सा रिएक्शन है। अच्छा, पहली बात तो आपकी समझ में आ रही होगी कि सर Br हटा है और Br हटने के बाद OH आया है, सो Br हट गया और Br को रिमूव किया है और OH आया है, तो सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या आप देखेंगे SN1 था या SN2 था। अब आप कैसे अनुमान लगाएं कि SN1 था या SN2 था, उसके लिए देखना पड़ेगा कन्फिग्रेशन। क्या देखना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मैंने कल भी सिखाया था, मैं आज वापस बता देता हूँ आपको। अब देखिए, जब आपको कन्फिग्रेशन देखना है तो चक्री घुमानी पड़ेगी, ठीक। चक्री कैसे घुमाते हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना कायरल सेंटर, है ना। अब देखिएगा ये बिल्कुल ये कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर 4 डिफरेंट लगे हुए हैं। अब मैं क्या कर लूँगा, मैं प्रायोरिटी दे दूंगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 2 3 करके। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, Br का 1। सेम एग्जाम्पल शायद कल भी देखा था हमने, Br1। अच्छा, दूसरे प्रायोरिटी पे इथाइल, तीसरे प्रायोरिटी पे और चौथे प्रायोरिटी पे। अब चक्री कहाँ से कहाँ घूमेगी, 1 2 3, 1 2 3 घुमाऊंगा मैं, घुमा दिया 1 2 3। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लिखते हैं S कन्फिग्रेशन, क्या लिख लेते हैं, S। और जो आपका 4th प्रायोरिटी ग्रुप दैट शुड बी बिलो द प्लेन, वो स्टीयरिंग का डंडा होना, दैट शुड बी बिलो द प्लेन, और है तो S ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले में क्या आ जाएगा, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको, सेम है। और 4th प्रायोरिटी ग्रुप अभी भी बिलो द प्लेन है, बिल्कुल जैसा वैसे ही होगा। अब चक्री घुमाऊंगा, अब कहाँ से आऊँगा, 1 2 3, 1 2। अब बताओ ये कैसा था, S, ये कैसा आ रहा है, R आ रहा है, S से R आ रहा है। अब सर प्रोडक्ट एक ही दिख रहा है मज़े वाली बात ये है कि आप ना भी देखते तब भी प्रोडक्ट एक ही दिख रहा है आपको, एक ही था ना, 2 तो दिए ही नहीं है। और अगर कन्फिग्रेशन में कहीं सबस्ट्रेट में S हो और प्रोडक्ट में R और S दोनों बने,
R और S दोनों बने, उस टाइम पे आपका SN1 होता है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट में S हो और प्रोडक्ट में सिर्फ R बने, दिस इज कंप्लीट इन्वर्जन, दिस इज कंप्लीट ये कौन सा आ जाता है? ये आपको ना भी पता होता तब भी SN2 हमने पढ़ा भी नहीं अभी, लेकिन तब भी अनुमान लगा सकते हो, क्योंकि इसमें तो 2 बनने चाहिए थे, इसमें तो एक ही बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये तो आप बताने चाहिए, SN1 की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? शाबाश, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। अब GOC के इफेक्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स S, पहला है जी आपका कुछ इस तरीके से, मैं Cl को हटा के बात करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को कार्बोकेटाइन देखना है, तो मैं बनाऊंगा CH2 पॉजिटिव, यही है। अच्छा कौन सा कार्बोकेटाइन बना? ये बन गया आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा यहाँ से बॉन्ड कंजुगेट करके। ओके, दूसरे वाले में सीधा फिनाइल, Cl हटा दिया और पॉजिटिव, ये सबसे कम स्टेबल, मैंने सबसे लास्ट पे रखा था इसको, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव, सबसे कम स्टेबल। अच्छा तीसरे वाले में Cl हटा दूंगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ये फिनाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे लग गया पॉजिटिव, और इस CH का Cl हटा के पॉजिटिव लगाया, और साथ में क्या था? मिथाइल, ये CH3 था, सही है। अच्छा लास्ट वाला बताइए, ये मैं हटा दूंगा तो आपका लगेगा फिनाइल रिंग जैसा था वैसा ही, Cl हटाया, Cl के साथ में क्या था? CH2, तो आएगा CH2 पॉजिटिव, और ये पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रो। सर ये नाइट्रो ग्रुप बहुत खतरनाक डीएक्टिवेटर होता है, खींचने का काम करता है, -R भी लगाता है, -I भी लगाता है, बहुत खतरनाक डीएक्टिवेटर। और मैंने ऊपर ही लिखा था जो -R, -I, -H लगाए वो कम कर देता है स्टेबिलिटी को। मतलब इन सब में अगर मैं स्टेबिलिटी देखना चाहूँ, तीसरा वाला सबसे अच्छा स्टेबल, क्यों? क्योंकि एक तो बेंजाइलिक भी है और साथ में मिथाइल भी लगा है, हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल तीसरा और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी तीसरा। और अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहता तो सबसे रिएक्टिव तीसरा आ जाता, उसके बाद बेंजाइल आ जाता, उसके बाद इन दोनों में मैं तुलना करता तो ये आता, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। कहीं ना कहीं बेंजाइल तो है ना सर, तो ये स्टेबिलिटी को कम करेगा, लेकिन है तो कहीं ना कहीं बेंजाइल, लेकिन ये वाला सबसे कम स्टेबल हो जाता है। तो फिर अगर मैं ऑर्डर के हिसाब से चल लेता, फिर क्या आता? तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा, कुछ इस तरीके से बन जाता है ऑर्डर, ठीक। बहुत सारे सवाल PYQ में पहले भी आए हैं, नीट में इससे पहले भी सवाल आए हैं, एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, CBSE वालों में भी आते हैं, ठीक है। अच्छा नंबर 4 नंबर 4 बताइए, पहले मुझे बताइए रिएक्शन किस टाइप का लग रहा है आपको, देखने में किस टाइप का रिएक्शन लग रहा है? अच्छा एक कम, हाँ ये KOH लग रखा है ना, एक्वस KOH लग रखा है, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं जब SN2 बताऊँगा फिर पहचान भी बता दूंगा। दो ये SN2 टाइप का, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं SN2 बताऊंगा पर्टिकुलरली तब, ऐसा इसलिए क्योंकि सर ये जो एक्वस KOH है ना, ये इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, OH नेगेटिव, और मैंने SN1 में लिखा था सिर्फ H2O, H2O का पूरा H2O अटैक करता है, उसके बाद H पॉजिटिव हट के OH रहता है, ये SN2 की कैटेगरी में आता है। जब मैं बता दूंगा उसके बाद इसको भी देख लेंगे, SN2 जब पढ़ लेंगे फिर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट बता दो तब तक। SN1 रिएक्शन एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मेनली यूज, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट का मतलब कायरल, जो हमने कल भी देखा था कायरल वाला। बताइए कायरल वाला आपको क्या देगा? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट कायरल है तब आपके पास क्या बनता? मैंने कहा था रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमिक मिक्सचर, आपका रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, ठीक है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसिमिक प्रोडक्ट। और रेसिमिक प्रोडक्ट जब बने उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना? 0। ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे हो जाते हैं? ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव, पूरा मिक्सचर ओवरऑल ही है। अच्छा बताइए जी, SN2 छोड़ दीजिए, कोई बात, वैसे तो SN1 का उल्टा आएगा, बट कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा इसको भी देख लेंगे हम। हाँ चलो बता दो, ये कर लोगे, ये कर लोगे। ये H2O दिख रहा है ना, H2O दिख रहा है। हाँ ये चलो जाएगा तो SN1 के थ्रू, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। H2O दिखा तो SN1 के थ्रू जाएगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही SN1 देता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। अब मुझे बताइए आपने ये किया होगा कि सर Cl को यहाँ से हटाया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा, वो पॉजिटिव चार्ज कौन से डिग्री का? 1 डिग्री का। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे तो OH लगाया नहीं इसने। हाँ बिल्कुल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर कार्बोकेटाइन में हमेशा रीअरेंजमेंट होगा। सो ये जो 1 डिग्री वाला आपने बनाया है, ये 1 डिग्री वाला अपने आपको क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। ज़रा बताइए कुछ इस तरीके से, ये जो आपका CH3 था, CH3 CH3, और यहाँ पे आएगा CH2 पॉजिटिव, ये यहाँ से मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, दैट इज़ 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट। और इस 1 to मिथाइल शिफ्ट के बाद ये CH3 यहाँ पे कुल मिला के वी हैव दिस CH3 CH3 देन CH2 एंड CH3, और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन से डिग्री का बन गया?
और इस 3 डिग्री पे अटैक होगा अब OH का, और फिर जब अटैक हो जाएगा फिर ये प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब रीअरेंज प्रोडक्ट बना है, और रीअरेंज प्रोडक्ट बना है कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू, तो ऑब्वियस है किसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, SN1 के थ्रू ऑपरेट करेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, SN1 के थ्रू ऑपरेट करेगा। ओके, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड। मैंने कल भी कहा था कि जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होंगे या जो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन होंगे, इन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्वोलिसिस। वो किसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं SN1 के थ्रू। किसके थ्रू, SN1। आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड जल्दी हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसका रिएक्टिविटी। हाँ, बनाइए कार्बोकेटाइन, देखिए। अब मुझे बताइए, इन सब में आ गया, एक मोटी मोटी नज़र मारेंगे तो सबसे ऊपर ये दिखेगा आपको, और ये मैंने अब भी थोड़ी देर पहले सबसे ऊपर बनाया था, अगर आपको याद हो, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, 3 फिनाइल रिंग, C के ऊपर पॉजिटिव, फिर दूसरा फिनाइल रिंग और कुछ तीसरा फिनाइल रिंग, इस तरीके से। ठीक है, इसी को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपके जो C6H5 है वो 3 टाइम है, और साथ में आपका CCl है, मतलब Cl को हटा के पॉजिटिव, ये वही तो बनेगा सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये वाला सबसे स्टेबल कार्बो। अच्छा, मैं ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहता, फिर क्या करता सर, सबसे स्टेबल ये, उसके बाद बेंजाइलिक आ जाता, उसके बाद एलाइलिक। एलाइलिक मैंने ये कहा था कि इसको हटा के जहाँ पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ में डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिसको हटाऊंगा उसी के साथ, उसी पे डबल बॉन्ड है, ये सबसे कम स्टेबल हो जाता। तो अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहता फिर क्या बनता, सर 3 4 1 और उसके बाद 2, ये ऑर्डर आ जाता है इसमें। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो आपके SN1 है ना, SN1 में मेजोरिटी में 2 टाइप के रिएक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो सॉल्वोलिसिस, या इसी को हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो पानी के रिलेटेड, हाइड्रोलिसिस, जहाँ पानी दिखा वो SN1 जा रहा है, हाइड्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट होगा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ प्रेसिपिटेट्स बने, PPT रिएक्शंस, जहाँ पे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्मेशन होते हैं। मान लिया एग्जांपल देख के चलता हूँ, जहाँ प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, लेट से मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है ना, 3 ही रख लो फिलहाल। अब मैं आपको ये बोल दूं कि इन सब में से सबसे फास्ट येलो PPTs कौन देगा, PPTs when treated with AgNO3, when treated with AgNO3। ठीक है। अच्छा, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ मैं तीनों को ट्रीट करूँगा ना सर, होगा ये कि AgBr निकलेगा, AgBr निकलेगा, AgBr, और AgBr के येलो PPTs होते हैं। ध्यान में रखना, ये येलो PPTs जो आपके आ रहे हैं ना, किसकी वजह से, AgBr की वजह से। AgBr के येलोइश कलर के होते हैं, AgI के भी येलोइश कलर के, लेकिन बहुत इंटेंस येलो। मैं लिख देता हूँ, ये काम में आएगा। ठीक है, जो AgBr है इसके येलो, और ये जो AgI है इसके भी येलो, लेकिन थोड़े डार्क येलो, तो इंटेंस येलो, समझ लो, बहुत इंटेंस येलो, बहुत गाढ़ा सा कलर मिलेगा आपको। ठीक है। और ये जो अपना AgCl है, इसके वाइट PPTs होते हैं, वाइट PPTs। AgF PPTs नहीं बनाता है, AgF PPTs नहीं बनाता है, ध्यान रखें, AgF के PPTs नहीं बनते हैं इनके, वो सॉल्युबल होता है उसके PPTs नहीं बनते हैं। ये वालों के PPTs प्रेसिपिटेट उनके बनते हैं जो लिक्विड में जाने के बाद इनसॉल्युबल हो, तभी तो सॉलिड में दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इन सब के PPTs देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब Br सबसे पहले जिसमें हटेगा उसमें फास्ट PPT आएगा, और Br सबसे पहले उसमें हटेगा जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। अब मैं इधर से हटा के देखूँ तो 2 डिग्री का, इधर से हटा के देखूँ तो 1 डिग्री का, यहाँ 2 डिग्री बनेगा, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, यहाँ 3 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री वाले में फास्ट, सो ये वाले में क्या आ जाएगा, ये वाले में होंगे फास्ट PPTs। सही है। तो अगर कहीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी आप प्रेसिपिट इस तरीके से भी अगर ऑपरेट करवा रहा है, समझ लीजिएगा ये भी SN1 का सवाल है। ठीक है। अच्छा, SN2 पे इसको रहने दीजिए, कोई बात। ओके, वैसे तो बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये भी इजी, लेकिन चलो SN2 पढ़ने के बाद ही बताना, कोई मसला नहीं। ये 11 बता दो। हो, सेलेक्ट दी आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अच्छा, कितने हैं जो SN1 दे रहे हैं, कितने हैं जो SN1 दे रहे हैं, बहुत अच्छे। अभी जब मैंने कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा था ना, मैंने उसमें 3-4 छोड़े थे, उसके अलावा सब दे रहे थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन दे सकता है, कौन कौन दे सकता है।
बताओ पहला दे रहा बिल्कुल, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन पहला वाला दे रहा है। ओके अच्छा दूसरा, हाँ बिल्कुल है, साथ में नहीं है, इस पर पॉजिटिव आएगा उसके साथ एलाइलिक। एलाइलिक ये कौन सा आ रहा है? ये बेंजाइलिक, ये कौन सा? एलाइलिक। ठीक अच्छा सर ये वाले में देखो, ये वाले में Br हटेगा 1 डिग्री का और एकदम रीअरेंज करके 3 डिग्री में कन्वर्ट बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ये वाला बताओ कौन से डिग्री का? 1 डिग्री का। 1 डिग्री वाला कभी भी अगर रीअरेंज ना हो पाए कभी भी SN1 नहीं। ये भी 1 डिग्री वाला था, लेकिन क्यों दे रहा है? क्योंकि रीअरेंज हो सकता है। ये कभी भी SN1 नहीं देगा, कभी भी SN1 नहीं देगा। कौन सा आ जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है अच्छा ये बताइए जी, बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर सवाल। इसमें दूसरा वाला पहले आएगा शायद। क्यों? दूसरा वाला पहले 2 1 3 शायद 2 1 3 2 1 3 4 ऑप्शन मेरे हिसाब से। ओके साहब, कोई और अनुमान लगाना चाहे अपने हिसाब से कुछ, जो कोई लगाना चाहे? ठीक है चलिए मैं बता दूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ध्यान से देखना। कभी कभार जो बच्चा देख लेता है ना, कुछ इफेक्ट्स जो वो नहीं नोटिस कर पाता वो भी हो रहा होता है। हो सकता है कि उसको ये ना लग रहा हो कि ये भी है, ऐसा भी है। ठीक है सुनना ध्यान से। अच्छा जब आपने क्या किया, मान लीजिए बच्चे ने ये सोचा कि मैं इसको हटा दूँ, और इसको हटाने के बाद पॉजिटिव चार्ज लगाया। ठीक है आगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया और बच्चा ये सोचा कि यहाँ से भी कंजुगेट कर रहा है, यहाँ से भी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कंजुगेट कर रहा है। सर मुझे बताइए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 पाई, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और कंप्लीट कंजुगेशन है। ये आ गया एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हक्कल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। जब कंप्लीट कंजुगेशन हो, हर एक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और हक्कल रूल फॉलो ना हो, और फॉलो हो आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, या तो 4 पाई या तो 8 पाई या तो 12 पाई, ऐसे कंपाउंड्स को हम पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या पढ़ लेते हैं? और एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट, एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट। इवन जो अपने फिनाइल कार्बोकेटाइन बनाया था ना, उससे भी पीछे है ये कभी भी नहीं देना चाहिए। इसका मतलब 2 वाला सबसे लास्ट, 2 वाला तो 2 वाला सबसे लास्ट एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन 1 है। लेकिन अब मैं बाकी बता देता हूँ कि बाकी क्यों, ध्यान से सुनना अब। ठीक है अब इसको हटाओ। बताइए इसको हटाने के बाद जब आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको हटाने के बाद जब आपने पॉजिटिव चार्ज लगाया कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पॉजिटिव। हाँ सर ये वाला आपको देख, ये वाला एरोमेटिक नहीं है, ये सॉरी ये वाला एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये वाला एंटी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है हाँ, लेकिन इसमें क्या कोई और करेक्टर पाया जा सकता है? देखिए कहीं एरोमेटिक तो नहीं है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एरोमेटिक तो नहीं, ज़रा देखिएगा ध्यान से। sp2 दिस इज sp2 दिस इज sp2 दिस इज sp2 दिस इज sp2। लेकिन आप एक बात और आपको पता होगी कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, लास्ट टाइम भी पढ़े थे। ये लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ से यहाँ कंजुगेट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ कंजुगेट करेगा, और जब ये यहाँ से यहाँ कंजुगेट कर रहा है पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आ गया, तुरंत ये घूम रहा है। कुल मिला के यहाँ पे कितने पाई दिखने रहे? 6 पाई, दिखने में 4 पाई हैं, लेकिन ये साथ में जो लोन पेयर इसके ऊपर है ना सर, ये भी रेजोनेट करते हैं, और इसकी वजह से 6 पाई हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, एरोमेटिक। ठीक है अच्छा ये वाला Br हटा दूंगा सर, एज सच तो कोई एरोमेटिक कैरेक्टर है नहीं, ये नॉन एरोमेटिक। कैसा है? नॉन sp3 सेंटर दिखा तो नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये साथ में जो डबल बॉन्ड है ना सर, ये डबल बॉन्ड कंजुगेट करके इसको स्टेबलाइज करे, कुल मिला के एलाइलिक। कैसा? एलाइलिक हो जाएगा। ठीक है सो इसका मतलब तीसरा वाला सबसे पहले, एरोमेटिक सबसे ऊपर, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, सेम ऑर्डर मैंने पहले भी लिख रखा था। ठीक है ये बन जाएगा SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN2 वाला इसको रहने दो फिलहाल, SN2 वाले को, SN1 वाला ही देखते हैं। अच्छा इसको भी रहने दीजिए। ओके अच्छा जी तो 15 भी रहने दो, क्योंकि जब मैं वो पढ़ा दूंगा उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है ना? 16 बता दो मेरे को SN1 के रिलेटेड। 1 by 1 चलना। इट इज़ अ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, टिक कर दूँ मैं? नाम ही में आ रहा है। ठीक है दूसरा, इट प्रोसीड्स विद रिटेंशन एज वेल एज विद इन्वर्जन। हाँ सही है, टिक कर दूँ मैं। ओके इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ बिल्कुल ठीक है, टिक कर दूँ मैं। ओके
द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक नहीं प्रोटिक, पीपीएस ये SN2 की कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब चौथा वाला नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके, ओह दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आप जानना चाह रहा है, आप चाहो, आपका दिमाग लगवाना चाह रहा है स्टारवे में, SN1 के थ्रू जाना चाह रहा है, ठीक है। लगा SN1 में जब भी SN1 होगा, मैं 3 एग्जांपल बार बार लिख रहा हूँ, एक वाटर, एक मिथेनॉल, एक एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ध्यान में। इसने लिख भी दे रखा है, बच्चे को कन्फ्यूजन ना रहे। कहता बताइए कौन सा वाला क्लोरीन OCH3 से रिप्लेस होगा, बस इतना पूछा गया है। अब मुझे बताइए क्लोरीन वहाँ से हटे जहाँ पे कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो, सीधी सीधी बात। SN1 में कुछ नहीं सोचना, SN1 में बच्चे के दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। अब जरा देखना, अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, तो सपोज कर लो मैं तीनों कंडीशन दिखा देता हूँ सर। अगर तो मैं यहाँ से हटा के सोचूं तो आप ये देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में Cl लगा हुआ है, इस वाले पे नहीं लगा है, इसके साथ वाले पे लगा है। यहाँ पे Cl -I लगा देगा अपना, -I लगाने के बाद इसको अनस्टेबल कर देगा। अच्छा अगर मैं ये सोचूंगा यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ से हटाने के बाद जो पॉजिटिव आएगा, स्टेबलाइजेशन इफेक्ट कोई नहीं लग रहा, दो साइड से Cl लगे हुए खींचेंगे इसको और ज़्यादा अनस्टेबल कर देंगे। अच्छा अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ, ज़रा सोचना, अगर मैं यहाँ से हटाऊँ ये ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या चार्ज लेके आऊँ, पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ, बाकी Cl यहाँ पे और Cl यहाँ पे, सर नो डाउट यहाँ से -I लगेगा, लेकिन इससे खतरनाक यहाँ से और इफेक्ट लग रहा है, वो है पाई बैक बॉन्डिंग। आप ये देखोगे कि साथ में इसके ऊपर लोन पेयर थे, और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली p ऑर्बिटल, और साथ में लगा, बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। ये क्या कर देगा, अपने लोन पेयर को इसके p ऑर्बिटल में, इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, कुल मिला के करवाएगा पाई बैक बॉन्डिंग। इसको हम पढ़ते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है जी। एक तो सिग्मा बॉन्ड पहले से ही बना हुआ है, और जब इसने डोनेट कर दिया तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। क्या पढ़ लेंगे, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा, ये ऐसा मान के चल लो कुछ केसेस में पाई बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस पे भी भारी होता है। इतना खतरनाक इफेक्ट है ये, इतना खतरनाक इफेक्ट। इसका मतलब दो वाले में स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा, तो दो वाला हट के OCH3 आना चाहेगा, दो वाला हट के OCH3 आना चाहेगा। तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट किस पे होगा, दूसरे वाले पे रिप्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा जी बताइए, सोल्वोलिसिस दे रखा है, देखो नीचे फॉर्मिक एसिड में दिया, फॉर्मिक एसिड वही CH3COH, एसिटिक एसिड जिसको आप पढ़ते हैं, 3 नाम बहुत फेमस हैं इसमें, ठीक। आपको बताना है किस वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कार्बोकेटाइन, दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, कार्बोकेटाइन, ठीक है। जरा लगाइए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी किसमें सबसे कम लग रहा है आपको, सबसे कम, ज़्यादा वाला बताओ। अच्छा पहले सबसे ज़्यादा वाला, शाबाश, ये लग रहा है। Br हटाऊंगा, पॉजिटिव आएगा, इधर भी फिनाइल रिंग, इधर भी फिनाइल रिंग, तो तीसरा वाला तो सबसे पहले आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब ऑप्शंस देखूंगा तो मैं तीसरे वाले को सबसे पहले देखूंगा, ठीक है। अब तीसरा वाला मेरे को 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये एलिमिनेट करने का तरीका होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी काटूंगा और इसको भी काटूंगा, या तो पहला या तो ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा किसी एक को, पहले या चौथे को देख लो, काम बन जाएगा। ज़रा देखना इस वाले में, इस वाले को मैं हटाऊँ, इस वाले को मैं हटाऊँगा, ये कौन सा डिग्री का है, इंस्टेंट देखना, इंस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट देख लिया काम बन गया, ठीक है ना। अच्छा ज़रा बताइए, इसको हटाऊँ कौन से डिग्री का बनेगा, यहाँ पे भी ये भी 2 डिग्री का है, ये भी, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है, और मैं हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक। ज़रा यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा दूँ, ये कौन सा डिग्री का, 2 डिग्री का, सर ये कौन सा डिग्री का, लेकिन सर ये जो 2 डिग्री वाला है ना, इस 2 डिग्री वाले के साथ में बेंजीन रिंग लगा है। अगर मैं पूरा हटा भी दूँ ना रिंग, तब भी आप देखोगे यहाँ से इसको फिनाइल रिंग लगा हुआ है, और ये फिनाइल रिंग क्या करेगा, जैसे इधर पॉजिटिव आएगा, जैसे मान लो जैसे इधर पॉजिटिव आएगा, ये फिनाइल रिंग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। बेंजाइलिक टाइप, कैसा है, बेंजाइलिक टाइप, ये 2 डिग्री है, साथ में बेंजाइलिक है। और आप एक और चीज़ देखोगे कि सिर्फ इधर से स्टेबलाइजेशन नहीं है, इस साइड वाले जो हाइड्रोजन है, इधर जो हाइड्रोजन लगे होंगे, ये हाइड्रोजन भी अपना +H शो करेंगे। क्या शो करेंगे, +H शो करेंगे। बेंजाइलिक भी और हाइपर कंजुगेशन भी है। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे 2 डिग्री का था और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन था, क्या था। अब इसका स्टेबलाइजेशन तो मिलेगा, लेकिन इसके बाद जब रीअरेंज हो, और मैंने आपको अभी कहा था कि इंस्टेंट डिग्री वाला पहले देखना, रीअरेंज वाला उसके बाद देखना, तो आप ये देखोगे कि स्टेबलाइजेशन में इससे ऊपर होगा, स्टेबलाइजेशन में ये वाला इससे ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तीसरे के बाद चौथा, तीसरे के बाद चौथा, एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, इंपॉर्टेंट बहुत, अगर कार्बोकेटाइन का डिग्री सेम हो, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये लेकिन याद रखना, अगर कार्बोकेटाइन का डिग्री सेम हो,
और एक हो साइक्लिक, लेकिन साइकिल कौन सा आता है 5 मेंबर का, तो 6 मेंबर का, और एक हो ए साइक्लिक। साइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू साइक्लिक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कि अगर डिग्री सेम और एक साइक्लिक है और एक ए साइक्लिक है, तो इसका मतलब साइक्लिक इज मोर स्टेबल देन ए साइक्लिक। याद रखना, ये हेल्प हो जाएगा। हाँ, ए साइक्लिक हाँ, चाहे वो रीअरेंज ही क्यों ना करे बाद में, हम इंस्टेंट देख के चल रहे हैं। साइक्लिक इज मोर स्टेबल देन ए साइक्लिक, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था। बढ़िया चीज़ ना। मान लो इसके बाद होता है इंस्टेंट, सब जब भी सवाल आएगा ना सबसे पहले इंस्टेंट देखना, उसके बाद चेंज करना। इंस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओह सब गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया सवाल बना है। सवाल नंबर 19 बहुत झोलझाल किया है सवाल में, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व होगा। सवाल नंबर 19 है SN1 SN वाटर दिख गया तो SN1 है। ठीक है ना, आप SN1 चल रहा है, बस आपको इतना देखना है कि इस SN1 में क्या हटाओ और कहाँ पे लगाओ, इतना देखना है सर। ठीक है, शाबाश। मेजर प्रोडक्ट वाला है, मतलब माइनर है। हाँ, बस आपको मेजर ही बनाना है, मगर हाँ हो सकता है रीअरेंज करने के बाद 3 डिग्री वाला बने, वो मेजर हो जाता है, 1 डिग्री वाला माइनर हो जाता है। ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी चल सकते हैं, बड़े सारे इफेक्ट देखने पड़ेंगे। सब बढ़िया सवाल। सारे भी सेम बढ़िया, मैं फिर बता रहा हूँ, बढ़िया है, सब एक जैसा लगेगा। मान लो सब एक ही जैसा लगेगा, मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, अच्छा एक बात तो आपको ये पता है कि सर OH यहाँ पे आएगा है, इन जनरल वैसा ही है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। अब मैं देखूंगा इन दोनों को साथ में, पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बढ़िया ग्रुप। सर जो NO2 है, ये NO2 -R में सबसे खतरनाक, -I में भी सबसे खतरनाक, तो ये लगाता है बहुत खतरनाक -R और -I। ठीक है, इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा OCH3, ये लास्ट टाइम था आपका, ये जो OCH3 है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, ये डोनेट करता है मिथॉक्सी ग्रुप, ये +R दिखाता है। क्या दिखाता है? +R। हाँ, -I लगाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचने का काम करेगा, लेकिन +R लॉन पेयर के थ्रू डोनेट करेगा। ठीक है, 2 बातें समझ में आ गई। अच्छा अब मैं क्या करूँगा सर, मेरे को ये करना है कि Cl को हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। बताइए कौन से डिग्री का बन गया? 2 डिग्री का। अब दोनों साइड से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अब मैं देखूंगा कहाँ रीअरेंज करके इसको मैं ले जाऊँ। ज़रा देखना ध्यान से, 2 चीज़ें मैं साथ में लिख रहा हूँ। एक बात तो ये सर, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके जाऊँ, अगर इसको इधर लेके जाऊँ, मिथाइल इधर लाना पड़ेगा। कुल मिला के मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस साइड के लिए मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको इधर लेके आना चाहूँ, इधर भी 3 डिग्री बनेगा। देखो ना 1 2 3, इधर भी 3 डिग्री बनेगा। अगर इधर लाना चाहूँ, इधर भी 3 डिग्री बनेगा, लेकिन इधर से किसको शिफ्ट करूँगा मैं? हाइड्रोजन को। पॉसिबल अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट को करने में एनर्जी कम लगता है। एक बात तो ये कि हाइड्राइड शिफ्ट इज प्रेफर्ड देन मिथाइल शिफ्ट। एक पॉइंट ये मैं बता देता हूँ एनालाइज करके। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा प्रेफर्ड होगा मिथाइल शिफ्ट को, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि हो सकता है इस साइड स्टेबलाइजेशन कम हो, वो एक इलेक्ट्रॉन वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन जनरल हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट से जल्दी होना चाहेगा। अच्छा दूसरी बात ये, अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आता, अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ पे कंसिडर भी करता, मिथाइल यहाँ पे आ जाता। सर ये वाला जो मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल क्या कर देता? ये हाइपर कंजुगेशन। ये वाला क्या कर देता? रेजोनेंस। लेकिन ये जो नाइट्रो साथ में लगा है ना सर, ये नाइट्रो इस बेंजीन को रेजोनेंस लगाने नहीं देता। ये चाहता कि इसके इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींचे, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसको रेजोनेट करने नहीं देता। इसका मतलब इस साइड अगर कार्बोकेटाइन आ जाता तो ये क्या बन जाता? ये हो जाता अनस्टेबल। क्या हो जाता? अच्छा सोचो कि इस साइड लगा लूँ मैं, तो ये मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल सेम जैसा उधर लग रहा था। ठीक है, अदरवाइज बच्चे को पता क्या लगता है? बच्चा सब सोचता है ना, तो वो सोचता है कि इस साइड लेके जाऊंगा, यहाँ 2 मिथाइल 1 बेंजीन, ये सोचता ही नहीं हुआ। ये मिथाइल तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, कंडीशन दोनों साइड सेम हो जाएगा, और ये हाइपर कंजुगेशन लगाएगा। और इसके बाद ये जो रिंग है, ये अपना +R लगाएगा, और सर रिंग अपना +R लगाएगा, साथ में ये भी असिस्ट करेगा कि लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। ये भी +R के थ्रू दे के इसको और असिस्ट करेगा। कुल मिला के इस साइड जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा होगा? स्टेबल। सो इसका मतलब मैं हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहूँगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा, और OH को इधर लगाना चाहूँगा। अब OH यहाँ पे जब लगा होगा वो वाला स्टेबल होगा। एक ही में दिख रहा है मेरे को, देखो OH इधर। इसमें डरना नहीं कि बच्चा सोचे मिथाइल ऊपर था नीचे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर नीचे से, ठीक है ना? NO2 से दूर ही भागे। हाँ, वो भी सोच सकते हो, वो भी सोच सकते हो। NO2 से दूर भागे, उस हिसाब से बनती नहीं, इससे दुश्मनी। हाँ, ऐसा भी सोच सकते हो कि उससे दूर भागना है, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रख लेना, इस हिसाब से भी चल सकता है। अच्छा जी,
ठीक है, SN2 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 ज़रा ये बताओ, मैंने पढ़ा है तो नहीं बट फिर भी एक आप SN1 पढ़ा है तो कहीं ना कहीं लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते Strong nuclear in an A Incorrect statement. and increase the rate of the Strong. पहले वाला कैसे पता लगेगा? हो। देखो आप बताओ मुझे SN1 किस में हो रहा था, पोलर प्रोटिक में, तो SN2 किस में होगा, ए प्रोटिक में, किस में? अच्छा SN1 को कौन ऑपरेट करवा रहा था, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसको कौन करवाएगा, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट में है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी, ओके। दूसरा इनकरेक्ट देखना आप, कंपीटिंग रिएक्शन फॉर SN2 इज रीअरेंजमेंट, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता, SN1 में रीअरेंजमेंट होता है, SN2 में नहीं होगा, SN2 में नहीं होगा। अच्छा SN1 कैन बी कैटालाइज्ड बाय सम लेविस एसिड्स, ये सही बात है, ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब वीक न्यूक्लियोफाइल इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ एसिड, ये बस इसमें गलत बात जो है वो दूसरी, गलत बात इसमें दूसरी वाली है, ठीक है, दूसरी वाली बात गलत है, ओके। ठीक है, ओके, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ऑर्गेनिक है ही बढ़िया सा, ऑर्गेनिक मज़ेदार चीज़ है, तो देखते हैं। अब इसमें दो चीज़ें एक साथ लग रही हैं, ये जो KOH है ना, इससे OH नेगेटिव बनेगा, अब आपको दो चीज़ें ऑपरेट करवाना, अब चाह रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो, मतलब चाह रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो। अब देखना, जब बच्चे को कंफ्यूज करना चाह रहा है तो बच्चा ये भी सोच सकता है, वैसे तो एलिमिनेशन टाइप का है, मैं लेटर ऑन पढ़ा भी दूंगा, लेकिन बच्चा ये सोचता है कि ये जो OH है कहीं इस पर भी कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसमें भी झोल कर देता है, ठीक है। और उसके बाद Cl है, इस पर तो अटैक होना ही होना है, ठीक है ना, ये जो OH नहीं, अब देखो ना एक्वस KOH दिखाना, SN1 के तो चांसेस गए, क्योंकि SN1 तब होता जब वाटर साथ में होता, या मान लीजिए CH3OH होता या फॉर्मिक एसिड होता, ये तो जाएगा SN2 के थ्रू। लेकिन SN2 में एक कंपीटिंग रिएक्शन आता है, वो है E2। जब SN2 पढ़ेंगे ना, SN2 हमेशा झोल-झाल करता है E2 के साथ, ऐसा लगेगा, ऐसे ऐसे बहुत कम आपको अंतर देखने को मिलेगा कि SN2 हो रहा है E2 हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, उसके लिए आपको कुछ फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ऑपरेट करूँगा, अभी जाऊँगा तो फिर E2 बताना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें बता दूंगा लेटर ऑन, जब एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे उसके बाद वाले में, ठीक है।